नमस्कार दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 3। टू पार्ट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव सीन द बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन। पार्ट 2 में हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें पहला फैक्टर था फैक्टर्स रिलेटेड टू परमिएबिलिटी, और उसमें हमने देखा था कि ड्रग को अगर किसी ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होना है या एंटर होना है जब वो ब्लड से ऑर्गन पर जाएगी, तो जैसे लिपोफिलिसिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, आयोनाइजेशन और मॉलिक्यूलर वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और आने वाले वीडियोस के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। उन्हीं वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे पार्ट 3, जिसमें अगले फैक्टर्स करेंगे। तो इस फैक्टर की तो बात हो गई, परमिएबिलिटी वाला फैक्टर। फिर हमने सेकंड वीडियो के कंटिन्यूएशन में देखा था कि फैक्टर्स रिलेटेड टू बैरियर्स, कौन से बैरियर हैं जो ड्रग को ऑर्गन में नहीं घुसने देंगे। तो बैरियर जो हमने कर लिए थे वो था कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर, सेल मेम्ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब बात हो रही है अगले बैरियर की। यह बैरियर होता है ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर की तो हमने देखा था कि ब्लड ब्रेन बैरियर इट इज अ स्पेशलाइज्ड बैरियर प्रेजेंट इन द ब्रेन व्हिच रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इनटू द ब्रेन, एंड इट इज अ वेरी इफेक्टिव बैरियर। इफेक्टिव बैरियर क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि देयर इज प्रेजेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स which forms a solid envelope around the capillaries of brain. These special structures or the cells are termed as एस्ट्रोसाइट्स और ग्लायल सेल्स। लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर की बात करें या ब्लड सीएसएफ बैरियर की बात करें तो देयर इज स्लाइट डिफरेंस। स्लाइट डिफरेंस क्या है कि जिस तरह ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर सिर्फ लिपोफिलिक ड्रग एंटर हो सकती हैं, इसके अंदर मॉडरेट लिपोफिलिक ड्रग भी एंटर हो जाती है। मतलब ये बैरियर तो है लेकिन इतना इफेक्टिव बैरियर नहीं है। और इसकी डिटेल्स क्या है, लेट अस सी। दिस ब्लड cerebrospinal fluid barrier, it is formed by the choroid plexus of lateral, third and fourth ventricle. ये choroid plexus क्या है? These are cells which are responsible for secretion of cerebrospinal fluid, और cerebrospinal fluid का मतलब हम जानते हैं, इसका फंक्शन होता है it is responsible for maintaining homeostasis in the ब्रेन। और भी फंक्शंस हैं, वो डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो और खासियत है, द कैपिलरी एंडोथेलियम ऑफ दिस लेटरल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल इच हैज ओपन स्पेसेस। तो भैया ये है देखो एंडोथेलियम और ये भी ओपन स्पेसेस। Therefore, drugs easily enter in the space between capillary walls and choroid plexus। आराम से ड्रग एंटर हो गई है। अब नेक्स्ट क्या है, कह सकते हैं कि देयर आर ओपन जंक्शंस। तो ओपन जंक्शन से कई ड्रग तो आराम से मूव हो गई, लेकिन इसके क्रॉस भी आ सकती हैं। ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी जरूरी है, क्योंकि ड्रग लिपिड है, लिपिड सॉल्युबल है, और ये भी किसकी बनी हुई है, सेल्स, और सेल्स के चारों तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो हम कह सकते हैं कि हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्रॉस इजीली थ्रू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर में एक डिफरेंस था। क्या था? यहां पर एंडोथेलियम की बात करें तो यहां पर टाइट जंक्शन थे, जो यहां पर टाइट जंक्शन नहीं है। यही है बेसिक डिफरेंस इन दोनों के अंदर। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। नेक्स्ट बैरियर है वो है आपका प्लेसेंटल बैरियर। व्हाट इज प्लेसेंटा? डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब बच्चे की बात हो रही है जो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर है। तो ये जो रेड मार्क है इट इंडिकेट्स अ बैरियर। ये क्या है? इट इज अ सेल, ग्रुप ऑफ सेल एक तरह से। तो मदर और फीटस के बीच में एक बैरियर है। दिस बैरियर इट इज टर्म्ड एज प्लेसेंटल बैरियर। इट इज नॉट एन इफेक्टिव बैरियर because whatever the mother takes, it reaches ultimately
to the fetus. This barrier has a thickness of 25 micron, which reduces to 2 microns at full term. एक और खासियत, the drugs which having molecular weight less than 100 Daltons and have moderate lipophilicity, they can easily cross through this barrier. इसका मतलब it is not an effective barrier. Whatever or the most of the drugs which are taken by the pregnant women, it reaches into the fetus, मतलब developing embryo, मतलब बच्चे तक पहुंच जाएगी चीज. तो it means जो ड्रग ली जाएंगी प्रेग्नेंट वुमेन द्वारा वो भी पहुंच जाएगी. बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं. Many drugs which are taken by the pregnant women, it reaches into the fetus also. For example, ethanol, steroids, narcotic analgesics, sulfonamides. They enter through this barrier, they cross this barrier by the simple diffusion. Therefore, this barrier is not an effective barrier. And these drugs sometimes cause harm to the fetus. And if the harm is caused, this is termed as teratogenicity. And the drugs are termed as teratogens. तो एक लाइन में बोले तो एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कॉज हार्म टू डेवलपिंग फीटस, इट इज टर्म्ड एज टेरेटोजेनिसिटी. तो ये ड्रग क्या हो गई? ये ड्रग टेरेटोजन हो गई. सर एग्जांपल देकर बताइए. तो एग्जांपल क्या है कि व्हेनेवर दीस ड्रग्स आर टेकन, दे exert their harmful effects at 2 different stages. पहले स्टेज होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मीन्स ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, व्हेन ऑर्गन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. और एग्जांपल्स हैं ड्रग्स के, जैसे थैलिडोमाइड हम देख चुके हैं पुराने वीडियोस में भी. थैलिडोमाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फोकोमेलिया, रिड्यूस्ड लिम्स. ये 2 हाथ नहीं होंगे या पांव नहीं होंगे, ये चीज नहीं होगी. और थैलिडोमाइड ट्रेजेडी तो हम बहुत सुन चुके हैं. डिटेल्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब चैनल, और चैनल में आपको एग्जांपल्स मिलेंगे. थैलिडोमाइड एग्जांपल मीथोट्रेक्सेट, फेनिटोइन, जिसकी वजह से माइक्रोसेफेली, क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है. तो ये था फर्स्ट स्टेज, जब ड्रग्स का हार्मफुल इफेक्ट होता है. सेकंड है लेटर स्टेजेस या लेटर स्टेजेस बाद में, when the drug affect the physiological functions. For example, morphine affects the respiratory depression. आप अच्छी तरह समझते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अगर बच्चे में होगा इफेक्ट, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है. ये कहानी थी प्लेसेंटल बैरियर की. फिर आता है ब्लड टेस्टिस बैरियर. ब्लड टेस्टिस बैरियर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज प्रेजेंट एट सार्टोली जंक्शन. जो सेल्स है आपके सार्टोली सेल, उनके बीच में जो जंक्शन है वहां पर प्रेजेंट होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर. और इसका काम क्या होता है कि जो भी ब्लड के अंदर ड्रग है अल्टीमेटली जो टेस्टिस तक पहुंचने की कोशिश करती है, और अल्टीमेटली जो स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्मेटिक्स पर जाकर अपना हार्मफुल इफेक्ट शो करती है, सिर्फ उनको बचाने का काम होता है किसका? ब्लड टेस्टिस बैरियर. तो हम कह सकते हैं कि दिस बैरियर प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ ड्रग टू स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ डिफरेंट बैरियर्स प्रेजेंट. अब हम बात करेंगे और कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को. अगला फैक्टर है परफ्यूजन रेट एंड ऑर्गन साइज. हम बात कर रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन की. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि जो ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल से ड्रग जा रही है कहां पर? ऑर्गन पर जा रही है. तो ये मैं बात कर रहा हूं ऑर्गन की, और ये है ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में है ड्रग. तो ऑर्गन का जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतने ही तो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस ज्यादा होंगे ना. तो ऑर्गन इट इज एक्टिंग एज कंटेनर. द साइज ऑफ द कंटेनर इज बिग, मोर लिक्विड और द सॉलिड कैन बी एम्प्टीड इनटू द कंटेनर. Similarly, if the chances of size are more for the drug to get distributed, definitely distribution will be more, provided that drug should easily enter the organs, provided that it should easily permeate, provided that
there are no barriers. Now what are the other things related to this organ size and perfusion rate? भाई परफ्यूजन का मतलब होता है एक छोटी सी शब्द में समझने के हिसाब से कि पर्टिकुलर किसी ऑर्गन पर जैसे बात करूं तो कितनी देर में कितना ब्लड जा रहा है एक यूनिट जगह पर। जैसे इस ऑर्गन का इतना सा हिस्सा लूं तो कितनी ml कितनी देर में यहां पर इस पर्टिकुलर ऑर्गन पे आया, ये कहलाता है परफ्यूजन रेट। तो वही तो लिखा है कि परफ्यूजन रेट मींस इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टिश्यूज। और इसीलिए डेफिनेशन से पता लग रहा है कि इट इज एक्सप्रेस इन ml पर मिनट ml। ये क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, मल्टीपल चॉइस। तो एक्सप्रेस होता है ऐसे, तो सर इसका मतलब तो ये हुआ किसी ऑर्गन में तो ज्यादा भी जा सकता है और किसी में ज्यादा कम भी जा सकता है। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ परफ्यूजन रेट द ऑर्गन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज: हाईली परफ्यूज ऑर्गन्स, मॉडरेटली परफ्यूज ऑर्गन्स एंड पुअरली परफ्यूज ऑर्गन्स। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईली परफ्यूज ऑर्गन, कौन सा है ये पता लगाना है। तो आपके सामने एग्जांपल्स है, मेन एग्जांपल्स वी हैव सीन, वी हैव कवर्ड इन दिस। हाईली परफ्यूज ऑर्गन्स इंक्लूड लंग्स, सबसे ज्यादा। भैया लंग्स का काम होता है, आप जानते हो लंग्स का क्या काम है। लंग्स, किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन। और थोड़ा सा आइडिया के लिए हमने क्या किया है, लंग्स की वैल्यू भी ले ली, ml पर मिनट ml 10.2 होती है। इसी तरह मॉडरेटली परफ्यूज ऑर्गन्स को याद रखने के तरीके M से होती है मसल्स और S होता है एंड में, S से बनता है स्किन। तो दीज आर द 2 ऑर्गन्स विच आर मॉडरेटली परफ्यूज। फिर होता है पुअर परफ्यूज, और पुअर परफ्यूज ऑर्गन्स में हम देख चुके हैं पहले और दूसरे वीडियो में भी नाम, और ये है फैट एंड बोन। 0.02 याद करने के हिसाब से बता रहा हूं आपको, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है इस पर। तो हमने देखा कि जितना ज्यादा परफ्यूज है उतनी ज्यादा ड्रग जाएगी ऑर्गन के अंदर, मतलब ज्यादा ब्लड जाएगा। देयरफॉर ग्रेटर ब्लड फ्लो means faster will be the distribution, higher will be the distribution। या तो faster कह सकते हैं या हम क्या कह सकते हैं, higher will be the distribution। तो highly perfused organs have high distribution, poorly perfused organs have low distribution। तो ये तो बात हुई किसकी, परफ्यूजन रेट की। सर ऑर्गन साइज तो हमने देखा ही था कि जितना बड़ा ऑर्गन है उतना, लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है ऑर्गन साइज के साथ। ऑर्गन साइज के साथ लिपोफिलिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही तो हम कह रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू। कितना ज्यादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू के अंदर, इट डिपेंड्स ऑन टिश्यू साइज। टिश्यू साइज पे डिपेंड करेगी सही, एंड पार्टीशन कोफिशिएंट। और किस पे डिपेंड करेगा, पार्टीशन कोफिशिएंट किसका, टिश्यू ऑब्लिक ब्लड। कि ब्लड टिश्यू ऑब्लिक ब्लड, टिश्यू और ब्लड को अगर अपन देखेंगे उनके अंदर जो रेशियो है उस पर भी डिपेंड करती है, उसी को तो पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। सर एग्जांपल देके समझो, अभी समझा रहे हैं भैया। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ड्रग कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और किस ऑर्गन में कितनी हो रही है। तो एक ड्रग है जिसका नाम है थायोपेंटल। ये थायोपेंटल क्या है, एडिपोस टिश्यूज में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है और सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन काम की बात यह है कि इसका पार्टीशन कोफिशिएंट किस में ज्यादा होता है, एडिपोस टिश्यूज में ज्यादा है। मतलब ज्यादा एफिनिटी कहां के लिए है, एडिपोस टिश्यूज के अंदर। तो हुआ यूं कि हमने पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया, किसका, थायोपेंटल का। तो जैसे थायोपेंटल का इंजेक्शन लगाया वो कहां गया, ब्लड में गया, सीधी सी बात है। और ब्लड में जाते ही हाईली परफ्यूज ऑर्गन कौन सा है, एडिपोस टिश्यूज तो नहीं है, ब्रेन तो है, क्योंकि सीएनएस की बात हो रही है। ब्रेन हमने देख तो लिया यहाँ पर कि ब्रेन हाईली परफ्यूज है। तो जैसे थायोपेंटल
ब्लड में गया वो कहां पर पहुंचेगा, वो ब्रेन में पहुंचेगा, मतलब सीएनएस पे इफेक्ट आएगा, फास्ट एक्शन विल बी देयर। एडिपोज टिश्यूज पे तो नहीं आएगा ना, क्योंकि हाईली परफ्यूम तो ब्रेन है, तो फटाफट एक्शन मिलेगा कहां पर, यहां पर। लेकिन पार्टीशन कोएफिशिएंट कहां के लिए ज्यादा है, एडिपोज टिश्यूज के लिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, ड्रग यहां से फटाफट इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए एडिपोज टिश्यूज की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। और इट इज 5 टाइम्स मोर एफिनिटी इट हैज फॉर एडिपोज टिश्यूज इन कंपैरिजन टू ब्रेन। तो जो ब्रेन में जितनी जल्दी गई थी ना आपकी थायोपेंटल, उतनी जल्दी वापस निकल जाएगी और कहां जाके इकट्ठी होगी, एडिपोज टिश्यूज में। तो जितना फास्ट एक्शन हुआ था ना उतना फास्ट टर्मिनेट भी हुआ। तो ड्रग एक बार तो कहां डिस्ट्रीब्यूट हुई, ब्रेन के अंदर, और दूसरी बार कहां डिस्ट्रीब्यूट हुई, एडिपोज टिश्यूज के अंदर। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, ये तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो यस, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी मेनी टाइम्स इन एग्जाम कि द थायोपेंटल has fast onset and fast termination of action due to redistribution। थायोपेंटल का फास्ट एक्शन होता है और फास्ट टर्मिनेशन ऑफ एक्शन होता है, किसकी वजह से, रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो आपके समझ में आ गया होगा कंसेप्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बात थी परफ्यूजन रेट एंड ऑर्गन साइज की। अब डिस्ट्रीब्यूशन को दो भागों में बांट सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन में बी परमिएबिलिटी रेट लिमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बी परफ्यूजन रेट लिमिटेड। कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस पे निर्भर कर रहा है, परमिएबिलिटी पे निर्भर कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन किस पे निर्भर कर रहा है, परफ्यूजन रेट पे निर्भर कर रहा है। परमिएबिलिटी रेट लिमिटेड कब, जब ड्रग आपकी आयोनिक होगी, जब ड्रग आपकी पोलर होगी, जब ड्रग आपकी वाटर सॉल्युबल रहेगी, और जब आपके बैरियर्स प्रेजेंट होंगे। तो फिर बोल रहा हूं आपको कि कितनी जल्दी एंटर हो जाएगी ये किस पे डिपेंड करेगा, ड्रग का आयोनाइजेशन, पोलरिटी, ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी एंड प्रेजेंस ऑफ बैरियर। इफ द ड्रग इज लिपोफिलिक, इफ द ड्रग इज नॉन पोलर, if the drug is lipophilic means it is what hydrophobic और बैरियर प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो परमिएबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी ना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आराम से ऑर्गन के अंदर घुसी जाएगी ना, आराम से इजीली एंटर हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं लिपोफिलिक ड्रग तो आराम से एंटर हो जाएगी। तो उस केस में परमिएबिलिटी रेट लिमिटेड नहीं रहेगी। सो मींस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया एक बार, द ड्रग विल बी परमिएबिलिटी रेट लिमिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस when these conditions are there। तो ये था permeability rate limited। अब हम बात करेंगे perfusion rate limited की। Similarly, as we have discussed here, the distribution will be perfusion rate limited when the drug is highly lipophilic in nature and when the membrane through which the drug is crossing, it easily allows the drug to diffuse। Means the membrane easily allow the drug to diffuse अक्रॉस। एंड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन को। नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू टिश्यूज एंड बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड कंपोनेंट्स। टिश्यूज कौन से, एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यूज। तो ये दोनों चीज हम कर चुके हैं 2 वीडियोस के अंदर, प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें हमने देखा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग एंड हाउ मच इट इज यूजफुल, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमने देखा था कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, और भी प्रोटीन्स है जिससे किस तरह की ड्रग बाइंड होती है। प्राइमरी साइट क्या होती है, सेकेंडरी साइट क्या होती है एल्बुमिन की, और क्या होता है ड्रग इंटरेक्शन। सो फॉर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट फैक्टर आता है प्रेगनेंसी। वी हैव जस्ट सीन प्रेगनेंसी के अंदर एक और कंपार्टमेंट हो गया, और वो कंपार्टमेंट कौन सा हो गया, फीटस।
मतलब एक और ऑर्गन हो गया तो हम कह सकते हैं द प्रेगनेंसी प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट मींस एक्स्ट्रा स्पेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तो डिस्ट्रीब्यूशन उसमें बढ़ेगा ही सही। अब बाकी डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पर, ठीक है, कि ड्रग की लिपोफिलिसिटी क्या है, ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी, वो फीटस क्रॉस कर पाती है या नहीं कर पाती है। अगला फैक्टर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, यह है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, मोटापा, मतलब एडिपोज टिश्यूज, तो ये तो लिखा है इन ओबीस पेशेंट हाई एडिपोज टिश्यूज आर देयर। और ड्रग अगर बहुत ज्यादा लिपोफिलिक होगी तो लिपोफिलिक ड्रग तो एडिपोज टिश्यूज में जाके होगी ना जमा, ये हम देख ही चुके हैं अभी थायोपेंटल के अंदर। तो इन ओबीस पेशेंट देयर इज एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट ऑफ एडिपोज टिश्यूज। नेक्स्ट फैक्टर है डाइट। कैसे समझ सकते हैं कि इफ द डाइट हैज हाई प्रोटीन कंटेंट, अगर हाई है या लो है मींस ब्लड एल्ब्यूमिन कंटेंट विल वेरी, और जब एल्ब्यूमिन कंटेंट विल वेरी डेफिनेटली इट विल इफेक्ट द बाइंडिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा बाइंडिंग एल्ब्यूमिन से ही होती है। एल्ब्यूमिन का ज्यादा या कम होना अल्टीमेटली क्या करेगा, प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा या कम करेगा। प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज्यादा होगी तो फ्री ड्रग कम रहेगी ब्लड के अंदर, और प्रोटीन बाइंडिंग कम रहेगी तो फ्री ड्रग ज्यादा अवेलेबल रहेगी ब्लड के अंदर। अगला फैक्टर आता है डिजीज, वापस इसी से कोरिलेटेड है। कैसे, प्रॉब्लम जैसे हाइपोएल्ब्यूमिनिया, एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो गई, अब चाहे वो किसी वजह से भी हो, हम तो देखना चाहते हैं कि डिजीज की वजह से हुई, तो अगेन प्रोटीन बाइंडिंग कम, डिस्ट्रीब्यूशन इज इफेक्टेड। इसी तरह इफ देयर इज लेस परफ्यूजन, मतलब ऑर्गन के पास ब्लड ही कम आ रहा है तो ड्रग ही कम आएगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन ही कम होगा। और लास्ट फैक्टर जो आता है प्रोटीन बाइंडिंग में, फैक्टर्स अफेक्टिंग में, वो आता है ड्रग इंटरेक्शन। अगेन दिस थिंग हैज बीन टेकन इन प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हम आपको बता चुके हैं उन वीडियोस के अंदर। उसमें क्लासिकल एग्जाम जो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वारफरिन और फिनाइल ब्यूटाजोन। फिनाइल ब्यूटाजोन इज अ NSAID non-steroidal anti-inflammatory drugs which displaces warfarin from protein binding sites, और वारफरिन एंटीकोगुलेंट है। इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है प्रोटीन्स के लिए, वारफरिन की फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी जिसकी वजह से हीमोरेज की प्रॉब्लम हो सकती है और पेशेंट मर भी सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हमने कवर कर लिए डिस्ट्रीब्यूशन के। अब ये जो वीडियोस हैं these are very much important for the students who are preparing for GPAT, Graduate Pharmacy Aptitude Test, BITSET, NIPER और स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर हर लाइन से एक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। इस प्रोटीन बाइंडिंग, इस डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं और आप इस पूरी वीडियो को देखकर एक पर्टिकुलर लंबा आंसर भी तैयार कर सकते हैं। जैसे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तब यू कैन इजीली क्लियर बाय कीपिंग दीज पॉइंट्स इन योर माइंड्स। वन मोर पार्ट इज लेफ्ट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कौन सा पार्ट है? फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही इसका लास्ट पार्ट रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। उसके बाद हम कंप्लीट कर देंगे चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेस्ट ऑफ लक, बी इन टच। थैंक यू।